बात है। सुजाता पॉल कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद हमारे पास अब सही नवल किशोर जी आ गए आरजेडी से। बहुत ही संक्षिप्त में आपको एक बात कहना चाहती हूँ, एक आंकड़ा देना चाहती हूँ। आपने अभी जो पूरा सर्वे देखा, उसके रिजल्ट में आता है कि 36%, 30% जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। जानते हैं नौकरियों में आरक्षण कितना है? 18%। और 27% अन्य पिछड़ा वर्ग है। नौकरियों में आरक्षण है 12%, यानी कि 63% लोगों को आरक्षण मिल रहा है 30% का। ये आंकड़ा बताता है कि ये असमानता है। उन्हें उचित आरक्षण दिया जाएगा तो वो आगे बढ़ेंगे और तभी समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है मैम, ये थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन मैं इस पे आता हूं। अभय दुबे जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी भी बात सुन लेता हूं कि क्या परसेंटेज से ही सीधा सीधा हम अपने लोगों के विकास का तरीका ढूंढेंगे? उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अभय जी, एक छोटी सी बात मैं कह दूं केवल जी। देखिए, अभी आपने पूछा कि इस चीज का आकलन किया गया जब मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दिया था, तब किसी ने सवाल पूछा था कि किस आकलन के आधार पर, किस सर्वेक्षण के आधार पर, किस अध्ययन के आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जा रहा है? कोई आकलन नहीं किया गया, कोई सर्वे नहीं किया गया, क्योंकि सवर्णों को आरक्षण, क्योंकि ऊंची जातियों को आरक्षण देना था, इसलिए मीडिया ने भी इस पर पूरी शांति रखी, कोई कुछ नहीं बोला, सबने तालियां बजा के इसे स्वीकार कर लिया। तो जब हमें सुविधा होती है तब हम आकलन पूछने लगते हैं, अध्ययन पूछने लगते हैं। जब हमें सुविधा होती है तब हम उसको नहीं पूछते। जी, बात आपकी काफी हद तक सही है, लेकिन इस पर मैं फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर रहा अभय जी। नवल किशोर जी, ये क्योंकि आप भी साथ ही है जेडीयू के और आप सब लोगों ने, आज तो ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, मैं आपका दृष्टिकोण इस पे जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत देर इंतजार करता रहा कि अभी पता नहीं जो गड़बड़ हुई पहले, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, दो चीज है। पहली बात तो ये है कि जिस संविधान से यह देश चलता है, सर्वोच्च कानून है, और वह बनाने के पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट था, उसमें ये कहा गया और माना गया उसको कि जो पिछड़ेपन है उसके दो तरीके हैं। आरक्षण या सकारात्मक पहल के दो आधार हो सकते हैं। पहला हिस्टोरिकल इंजस्टिस, या जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हैं या जो पीड़ित हैं उनके लिए, जिसमें SC ST आया, और एक बहुत बड़ा समाज है जिसको OBC, जिसको कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे जो पिछड़ेपन के शिकार हैं उनके लिए, उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो दो पिछड़ा आयोग बने, प्रथम पिछड़ा आयोग के कालेलकर के नेतृत्व में और दूसरा मंडल कमीशन, और एक तीसरा भी हुआ जो कि बिहार संदर्भ में मुंगेरी लाल के आयोग के रिपोर्ट बने, जिसके आधार पे कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण दिया 1977 के बाद। तो ये उन तीनों रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि अगर आंकड़े होते तो अनुशंसा और अच्छे तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से दिए जा सकते थे। तो पहली बात तो यह है कि आंकड़ों से समस्या क्यों है। जैसे ही हम ये कहते हैं कि ये गिनती का मतलब है कि जातिवाद को बढ़ावा। देखिए, जाति तो पहले से है और जाति हमें लगता है कि रहेगी भी, ये जाने वाली नहीं है। ये इसका उद्देश्य ये है कि जो जातिगत गैर बराबरी है या जिस गरीबी को हम देखना चाहते हैं उसमें जातियों का कितना योगदान है, और क्या ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ेपन के शिकार हैं उनका पता लगाया जा सकता है, वाकई में आंकड़ों के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि नहीं। और इसमें एक दल नहीं है। मैं तो भाजपा के समझ पे आश्चर्य व्यक्त करता हूं कि 2010-11 में जो गोपीनाथ मुंडे ने सवाल उठाया था संसद के पटल में, और संसद पे जो एक मत से लोगों ने कहा था कि नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके पश्चात ही जातीय जनगणना हुआ। उस समय मुंडे जी ने एक बात कही थी कि अगर OBC की गिनती नहीं होती है 2011 में, तो ये जो अन्याय है और अगले 10 साल तक चलते रहेगा OBC समाज के खिलाफ में। तो ये भावना को कैसे भाजपा ने 2018 तक यही विचार थे उनके, 18 के बाद कैसे एकाएक उन्होंने छोड़ दिया, ये अभी भी सवाल का है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर बीजेपी को हम देखते हैं ये OBC के आंकड़ों के आधार पे, और ये मानना चाहिए या हम जानते भी हैं कि SC ST विमेन रिलीजन इन सब के आंकड़े ऑलरेडी है, गिनती 1951 से ही होते हैं, और केवल OBC के आंकड़े नहीं है जिसकी जरूरत है। जरूरत तो फॉरवर्ड या सवर्ण के भी थे, क्योंकि अगर उन्हें आरक्षण देना था तो वो भी अच्छी तरह से जानकारी मालूम हो जाती है उसमें। लेकिन बहरहाल जब OBC की जानकारी की बात की जाती है तो उसका उद्देश्य यही है कि आखिर इन आंकड़ों के आधार पे अगर हम आगे में कोई भी अगर नीतिगत फैसले ले सकते हैं, या हमारी नियत है, जैसा कि भाजपा भी कभी कभी शो करती है कि उसकी नियत है कि पिछड़ों का उत्थान हो, लेकिन जब तक आपके पास आंकड़े नहीं रहेंगे तो उनके उत्थान के लिए आप क्या कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है कि जो कल्याणकारी योजनाएं चलती है जिसमें SC ST OBC के लिए, आखिर जब OBC का नहीं है तो उनको आखिर में आप कैसे उनको समझ पाते हो और कैसे उनका विकास कर सकते हो। तो ये जो सबका साथ सबका विकास का जो भाजपा का एक नारा है, उसमें तो वाकई में सबका में OBC कौन है या OBC कितने हैं और कहां कहां पे उनकी स्थिति क्या है, ये तो पता लगाने मदद करेगी। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल पिछले एक सप्ताह 10 दिन के भीतर में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, ये तो संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। संविधान कहता है कि सकारात्मक पहल कोई भी अगर करना चाहते हैं, खासकर आरक्षण का कोई भी अगर मामला होगा, तो उसमें कम से कम SC ST OBC चाहे दो तरह के जो पिछड़ेपन है उसके आधार के लोगों को देखना चाहिए। अगर 52% महिलाओं को, जो कि बिहार में 63% देख रहे हैं, इन 63% महिलाओं को अगर OBC आरक्षण में ठीक है सर, क्योंकि बहुत तो आप जुड़ नहीं पाए थे तो मैंने आपको थोड़ा समय ज्यादा दिया, तो ठीक है मैं क्योंकि हाँ जी आएंगे अभी और बातचीत करेंगे। देखिए अच्छी बात है, आपने अच्छी तरह से दिया जवाब, अच्छा लगा सुन के भी, लेकिन बात यह कि क्या उसकी मंशा सिर्फ उतनी सी है जितनी आप बोल रहे हैं? इसका राजनीति से कोई कनेक्शन नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो वो फिर थोड़ी बात अलग हो जाती है। लेकिन चलिए ऐसी चलती हैं चीजें। हाँ ठीक है, आएंगे उस पर भी। अनामिका जी भी जुड़ गए। अनामिका जी, शायद आप यहाँ पर नवल जी की बातों को सुन पाए होंगे, तो उन्होंने कई बार भाजपा का जिक्र किया, तो आप वहीं से शुरू करना चाहेंगी? मैं बात नहीं सुन पाई हूँ नवल जी की, पर एक और डिबेट में मैंने नवल जी जी, तो चलिए कोई नहीं, मैं आपसे अपने सवाल उस आधार पे आप अपना सवाल बताएं और मैं नवल जी की बात का भी जवाब दूंगी। मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा था मैम कि जब आज जातीय जनगणना पर हम बातचीत कर रहे हैं, मैं उस पर बीजेपी का स्टैंड, क्योंकि पहले ये था कि जब ये हो रहा था तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के अंदर से इसके लिए नारा थी, लेकिन स्टेट लेवल पर आप इनके साथ गए, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों? विपिन जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये तथ्य और सत्य है कि बिहार में हमारी सरकार थी तो हमने जातीय जनगणना के लिए सहमति दी है, हमने बात की इसके विषय में। महत्वपूर्ण विषय यह है कि किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन की पहचान होनी चाहिए, यह उनके विकास की बात होनी चाहिए। नियत और नीति दो महत्वपूर्ण विषय होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए। तो इस समय ये समझा जा सकता है, खासकर जो नीतीश जी की प्रकृति और प्रवृत्ति रही है हमेशा से ब्लैकमेलिंग की राजनीति करने की, खुद को श्रेष्ठ साबित करने की, तो ये समस्या उनकी है। और जो एक गठबंधन इन लोगों ने बनाया है, जब वो देखते हैं कि उन्हें बहुत खास तरह की तवज्जो नहीं मिलती है, तो एक शगुफा छोड़ते हैं और इस शगुफे के तहत वो सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो उनके गठबंधन में दे दी जाएगी और वो सिरमौर हो जाएंगे या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे, जैसे आप कुछ दिनों से लगातार देख रहे थे। आप मुझे सुन पा रहे हैं विपिन? हाँ जी सुन पा रहा हूँ मैम। हाँ, जैसे कि वो लगातार उनके साथी उन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदार बता रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उनका उद्देश्य जातियों में बांटना है हिंदुओं को, और जब उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं रह जाता है भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन के खिलाफ, तब जाति की फिर से जाति के दावानल में बिहार को झोंकना चाहते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार में किस तरह की जातीय दावानल में बिहार को झोंका गया है। हाँ, नवल जी, आप बहुत लंबा समय बोले हैं, तो इतने उतावले ना हो कि बोलना है। मैं सिर्फ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको कह रहा हूँ।